जैसा कि हम सब जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन ये दोनों ही हमारी ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या होता है। एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहता है। तो चलिए इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम अपने जावा के कोड में एब्स्ट्रैक्शन को कैसे अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम अपने जावा के कोड में एनकैप्सुलेशन को कैसे अचीव कर सकते हैं। एंड एज ए रिज़ल्ट हम दोनों को कंपेयर कर पाएंगे कि हमारी जावा के कोड में हम एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन को किन किन टेक्निक से अचीव कर सकते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन एक ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, बट ये होता क्या है। तो चलिए हम अपने कोड एडिटर पर चलते हैं एंड पहले ये सीखते हैं कि हम अपने जावा के कोड में एब्स्ट्रैक्शन को कैसे अचीव कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी, एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके हैं। बाय क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड, by creating abstract class and by creating an interface। अब इससे एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव हो जाएगा वो हम बाद में देखेंगे, बट पहले क्या करते हैं हम अपने कोड में ये जो तीनों है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, इसको बना लेते हैं। तो मैं क्लास बना लेता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेते हैं इसको, और इसका नाम रख लेते हैं लेट्स से C1। और इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेते हैं, क्योंकि उसने बोला है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने से भी अचीव हो जाता है। तो इसका नाम रख लेते हैं display1 रख लेते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट मतलब डेफिनेशन नहीं देता है। और एक ऐसा मेथड भी रख सकते हैं, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऐसा नहीं है कि आपको एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रखना होता है, आप नॉर्मल मेथड भी रख सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, display2 के नाम से एक और मेथड रख लेते हैं, और इसमें हम कुछ प्रिंट करा देते हैं लेट्स से इनसाइड display2। ओके, तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। और याद रखिएगा, अगर हम इसको भी कमेंट कर दें तब भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जिस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो हम एक इंटरफेस भी बना लेते हैं, जैसा उसने बोला है कि इंटरफेस बना के भी एब्स्ट्रैक्शन अचीव हो जाता है। तो हम इंटरफेस बना लेते हैं और उसका नाम रख लेते हैं लेट्स से I1। और इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना लेते हैं लेट्स से display2। हमें केवल उसकी डिक्लेरेशन देनी होती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ display3 बनाते हैं, क्योंकि display2 हम बना चुके हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पब्लिक लगाना एंड एब्स्ट्रैक्ट लगाना ये ऑप्शनल है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके इंटरफेस के अंदर मेथड होते हैं ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट लगाना इट्स ऑप्शनल, तो ये दोनों लगाना ऑप्शनल है। इंटरफेस बन गया। अब देखो, इससे तो एब्स्ट्रैक्शन अभी अचीव हुआ नहीं, अभी हमें पता नहीं क्या होता है एब्स्ट्रैक्शन। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है और एक इंटरफेस होता है, तो हम एक इम्प्लीमेंटेशन क्लास बना सकते हैं लेट्स से C2। और उसमें क्या करेंगे, हमारी क्लास है तो उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, और अगर हमारे पास इंटरफेस है तो उसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अब करना क्या होता है कि जब आप किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हो तो आपको किसकी डेफिनेशन देनी होती है, उसका जो मेथड है void display1। लेट्स से display1 की हमने मेथड की डेफिनेशन दे दी, क्योंकि मुझे इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये लाइन एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंजेस कर लेंगे और यहाँ पे display1 कर लेते हैं, है ना। अभी भी एरर दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये वाला मेथड रह गया अभी, है ना, डेफिनेशन देने से। इसकी डेफिनेशन भी दे देते हैं, और यहाँ पे ये वाली जो लाइन है, ओके, ये हम एडिटर से भी कर सकते हैं, शिफ्ट कर देते हैं इसको। और ये अभी एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये जो स्कोप है ना, भले से पब्लिक होता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट जावा के अंदर अगर कहीं कुछ लिखा नहीं होता तो वो क्या होता है, डिफ़ॉल्ट स्कोप में होता है। तो जब आप इसको नीचे लिख रहे हो ना, तो इसका डिफ़ॉल्ट स्कोप बन जा रहा है, और यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है, तो आप उसको कम कर दे रहे हो। तो आप याद रखिएगा, जब भी इंटरफेस के जो मेथड है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऑल दो पब्लिक होते हैं, बट आपको जब उसको ओवरराइड करेंगे तो नीचे पब्लिक लगाना मैंडेटरी है। क्यों है, क्योंकि ऐसा लग रहा है देख के कि इसका जो स्कोप है वो क्या है, डिफ़ॉल्ट है, बट डिफ़ॉल्ट नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, पब्लिक स्कोप है। तो जब आप इसको नीचे ओवरराइड करेंगे और यहाँ पे आपने अगर पब्लिक नहीं लिखा, तो डेफिनेटली इसका स्कोप क्या बन जाएगा, डिफ़ॉल्ट स्कोप। तो हम कम नहीं कर सकते स्कोप, ये याद रखिएगा। तो हमारे पास ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्लास बन गई। अब सबसे इजी तरीका क्या है कि हम C2 का ऑब्जेक्ट बनाएं। C2 का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और C2, और इसका नाम रख लेते हैं OBJ। अब बस क्या करें,
C2 को तो सारी डेफिनेशन पता है। देखिए C2 को डिस्प्ले 1 की डेफिनेशन भी पता है, डिस्प्ले 3 की भी पता है और डिस्प्ले 2 की भी पता है। क्यों? क्योंकि C1 को एक्सटेंड कर रही है, देखो यहाँ पे, तो उसको तो सारी डेफिनेशन पता है। हम सारी डेफिनेशन कॉल कर सकते हैं इस OBJ से। OBJ से हम डिस्प्ले 1 भी कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3 कॉल कर लेते हैं। चलो कोड को चलाते हैं, हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। इनसाइड डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 1y, डिस्प्ले 1, ओके, ये हमने चेंज नहीं किया एक्चुअली, दिस शुड बी डिस्प्ले 3, क्योंकि हमने डिस्प्ले 3 को ओवरराइड किया था। अब आंसर ठीक आ जाएगा हमारा। ओके, सो ये आंसर ठीक आ गया। अब इसमें एब्स्ट्रैक्शन क्या हुआ? अभी एब्स्ट्रैक्शन तो कुछ हुआ नहीं। मैं आपको थोड़ा सा ना इसमें चेंजेस करके दिखाता हूँ। ये कमेंट कर दे, ये इसको हटा देते हैं, छोड़िए। हम क्या कर सकते हैं, एब्स्ट्रैक्शन हमसे ये बोलता है कि आप जब किसी इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो आप रेफरेंस ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो जो आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई उसका, या फिर इंटरफेस का। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रेफरेंस ऑब्जेक्ट बना के देखता हूँ पहले C1 क्लास का। तो C1 क्लास के अंदर हमारे पास तो केवल डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2 है। अब हमारे पास डिस्प्ले 3 एक्सेस नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेफरेंस ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, डिस्प्ले C1 का, और C1 को 2 ही मेथड की इन्फॉर्मेशन है। तो अगर मैं यहाँ से कॉल करने लगा इस OBJ से, तो देखिए यहाँ पे विजिबिलिटी इस बार 2 ही दिखेंगे, OBJ डॉट डिस्प्ले 2। क्यों दिखे? क्योंकि इसके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इन दोनों को ही एक्सेस कर सकते हैं रेफरेंस वेरिएबल से। अब हमारा जो कोड है उसका आंसर केवल डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2 आएगा। और जैसे ही मैंने रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया ये वाला, ऐसे ही मैं I1 के साथ भी कर सकता हूँ। OBJ2 रख लेते हैं इसका नाम, न्यू, और C2 का ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। डॉट ऑपरेटर लगाते हैं, डिस्प्ले 3 दिखेगा बस। उसके पीछे अगेन सेम रीज़न वही है, क्योंकि उसका जो मेंबर है ना I1 का, वो तो केवल डिस्प्ले 3 है, तो डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2 दिखेंगे ही नहीं। तो इस कोड को चलाते हैं। अब हमारा काफ़ी सेंसिबल कोड बन गया है कि ठीक है भाई, हमारा ये जो डिस्प्ले 3 आया है ये वाला है। एक थोड़ा सा गैप भी ले लेते हैं इसमें, जिससे कि हमें समझ आए कौन सी लाइन क्या प्रिंट कर रही है। ओके, एंड अब हमें समझ आ रहा है कि अगर हम रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाए C1 का, जो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो हम उसके मेंबर एक्सेस कर सकते हैं, और रेफरेंस ऑब्जेक्ट इंटरफेस का बनाएंगे तो हम डिस्प्ले 3 उसका एक मेंबर एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो इससे एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव किया। अब देखो एब्स्ट्रैक्शन हमने ऐसे अचीव किया कि जब मैं C1 ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहा था डिटेल, तो मैं यूज़र को मैंने क्या किया, एक और अंडरस्टैंडिंग के लिए उसके लिए एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड कर रखा है। डिटेल व्यू तो है ही, क्योंकि हमने C2 का ऑब्जेक्ट बना रखा है, देखो राइट साइड में है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ C2। तो अब यूज़र के पास चॉइस क्या है कि वो C1 में जाके भी देख सकता है कि ये जो फंक्शन है ना, इनकी क्या डिटेल है, इनके सिग्नेचर क्या है। तो वो देख सकता है कि ठीक है भाई, इसका कोई इनपुट पैरामीटर नहीं जा रहा इसमें, इसका रिटर्न टाइप वॉइड है, दूसरे का भी वॉइड है, इसमें भी कोई रिटर्न टाइप नहीं जा रहा, इनके नेम ये है, और कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, तो इसका मतलब कुछ लॉजिक परफॉर्म कर रहे हैं, ये दोनों अपना काम करके प्रिंट करके ख़त्म हो जा रहे हैं। इतनी इन्फॉर्मेशन इसको बस इस रेफरेंस ऑब्जेक्ट से मिल गई। इसको अंदर नहीं जाना पड़ा, इसको ये इम्प्लीमेंटेशन क्लास का जो लॉजिक है वो नहीं समझना पड़ा। बस इसी को एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं, कि जब आप एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करते हो, कॉम्प्लेक्स व्यू तो है ही, वो तो गया ही नहीं, लेकिन उसके साथ साथ आप एक उसको एब्स्ट्रैक्ट व्यू भी प्रोवाइड कर रहे हो यूज़र को, कि ठीक है, तुम क्या पता तुम्हारा काम इससे चल जाए, यहाँ से देख लो। और ये कैसे अचीव हो पाया, हमने जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं, या जहाँ पे हम अनइम्प्लीमेंटेड मेथड बना सकते हैं, उनका केवल सिग्नेचर दे सकते हैं, उनको डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर यूज़र उस पर ध्यान दे तो उसको काफ़ी हद तक उसको बॉडी समझने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसको वो फंक्शन के प्रोटोटाइप को देख के उसके डिक्लेरेशन से समझ आ जाएगी। ऐसा ही सेम इंटरफेस में तो सारे मेथड जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक होते हैं। और सिंस जावा 8, इसमें हम थोड़े और एडिशनल डिफ़ॉल्ट एंड स्टैटिक मेथड भी ऐड कर सकते हैं। ये जावा 8 के बाद से आया है, बट बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये याद रखना है कि सारे मेथड जो होते हैं इंटरफेस में वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। डेफिनेशन होती ही नहीं है मेथड की। जावा 8 के बाद से इसमें 1-2 चीज़ें हम ऐड कर पा रहे हैं, बट बाय डिफ़ॉल्ट आप ये याद रख सकते हैं। अब सेम देखिए, हमने ये I1 के साथ किया, OBJ2 से। मैं यूज़र हूँ और मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि ठीक है, ये मेथड क्या, इसका प्रोटोटाइप क्या है, डिक्लेरेशन क्या है, कोई पैरामीटर देना है या नहीं। और अगर मुझे सच में लॉजिक देखना है तो मैं नीचे जाके देखिए लॉजिक देख सकता हूँ, लेकिन ये तब है जब मैं चाहता हूँ कि हाँ यार, इसकी बॉडी के अंदर क्या लिखा है। तो देखो, दोनों व्यू अवेलेबल है, कॉम्प्लेक्स व्यू भी और एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू भी। तो जब हम एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ना यूज़र को, तो हम एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू अचीव करते हैं उसको। देखिए, इसीलिए यहाँ पे लिखा है
कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड के थ्रू हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास लिखते हैं इसको, दिस इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्शन क्लास, ये इंटरफेस के थ्रू हम अचीव कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के, लेकिन मोटो बस यही है कि भाई हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट व्यू है वो मिल जाए यूज़र को कॉम्प्लेक्स व्यू के साथ साथ। तो अगर उसको ज़रूरत नहीं है फंक्शन की बॉडी देखने की, तो वो ईजिली हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट व्यू है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है या इंटरफेस है, उसको देख के समझ सकता है कि फंक्शन का मेन प्रोटोटाइप क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो सारी चीज़ें। अब हमें जो डेफिनेशन है ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्शन की, वो समझ आ जाएगी। देखो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। तो हम एक्चुअली ये जो ज़्यादातर बुक्स में लिखी हुई है ना, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स डिटेल, ये टेक्निकली ठीक नहीं है, क्योंकि हाइड थोड़ी ना कर रहे हैं हम एडिशनल उसको जो एब्स्ट्रैक्ट व्यू है वो प्रोवाइड कर रहा है ना। तो बट चलिए कोई नहीं, जब ऐसे लिखा है तो इसको ऐसे ही याद रखते हैं। एंड शोइंग ओनली द इसेंशियल फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखो हम यहाँ पे देखो, हम ये एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है इसको हाइड कर दिया हमने, ये भी है ना, एडिशनल हम थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट व्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ना। तो इसेंस इसका ये है, आप ये एज इट इज़ याद रख सकते हो, बट इसेंस याद रखिएगा। एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने का इसेंस क्या है? इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग प्रोग्रामिंग एफर्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी। इट प्रोवाइड्स एन एब्स्ट्रैक्ट व्यू फॉर द रीडर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना। तो आप ऐसे करके हम एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हैं। सो आई होप अब आपको एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है जावा में वो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि एनकैप्सुलेशन एक ऊप्स का कॉन्सेप्ट है, बट ये होता क्या है? तो चलिए हम अपने एडिटर पे चलते हैं एंड सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम अपने जावा के कोड में एनकैप्सुलेशन को कैसे अचीव कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं एनकैप्सुलेशन को, तो बाय अप्लाइंग एक्सेस मॉडिफायर ऑन डेटा प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड, बट इनको तो एक्सेस मॉडिफायर बोलते हैं। आगे देखते हैं रैपिंग सच डेटा और वेरिएबल्स विद द कोड और द मेथड्स। तो इनको कंबाइन करके अगर हम कोई कॉन्सेप्ट बनाएं उसको एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो एज सच अभी समझ नहीं आया है, तो हम क्या करते हैं, एक कोड बनाते हैं, और ये जो इसने बोला सबसे पहले कि तुम वेरिएबल के ऊपर क्या लगाओ, एक्सेस मॉडिफायर्स लगाओ, तो वो लगा के देखते हो। फिर नेक्स्ट जो बोल रहा है कि रैप करो ऐसे डेटा वेरिएबल को मेथड के साथ, वो देखेंगे। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ, लेट्स से माई डेटा के नाम से, और उसके अंदर एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसको प्राइवेट रख लेते हैं, प्राइवेट नेम के नाम से बनाते हैं। तो स्ट्रिंग नेम, और लेट्स से इसका नाम फिक्स कर लेते हैं, अमित नाम है इसका। ओके, और एक पब्लिक वेरिएबल बनाते हैं। मैं एक्सेस मॉडिफायर को ब्रीफ में समझा रहा हूँ अभी, और फिर हम उससे एनकैप्सुलेशन निकालेंगे। इसका नाम रख लेते हैं सैलरी, तो इंटर रख लेते हैं सैलरी, और लेट्स से 12,000 रख लेते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, इस माई डेटा का नीचे ऑब्जेक्ट बना के मेन में यहाँ पे, यहाँ से हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो वेरिएबल्स हैं इनको एक्सेस करता हूँ इस obj से। obj डॉट पब्लिक वाला डेटा तो पहले कर लेते हैं हम, सैलरी वाला करते हैं और प्रिंट कराते हैं, और हमारा जो आंसर है देखिए वो 12,000 आ गया। अब हम जानते हैं कि हम जो है पब्लिक डेटा तो एक्सेस कर सकते हैं, बट हम इसका जो नेम है ना वो एक्सेस नहीं कर सकते। ये इसमें कोड में एरर आएगी हमारी, क्योंकि क्यों आएगी, क्योंकि जो नेम है वो अपनी क्लास में क्या है, प्राइवेट है, और प्राइवेट डेटा बाहर डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता। बट क्या पॉसिबल है? तो यस, एनकैप्सुलेशन के थ्रू इट इज़ पॉसिबल। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये दूसरा वाला पार्ट बोल रहा है कि रैप सच डेटा वेरिएबल विद द कोड और मेथड के साथ, अगर मैं इसको रैप करूँ, ये जो वेरिएबल्स मैंने बनाए, तो ये जो चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ ना कि आप प्राइवेट जो डेटा है उसको भी एक्सेस कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इस नेम का ना एक गेट मेथड बनाता हूँ, उसका इसको पब्लिक रख लेते हैं, और गेट नेम बनाते हैं, और रिटर्न टाइप भी इसका स्ट्रिंग रख लेंगे यहाँ पे। और देखिएगा यहाँ से हम जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसको भी यूज़र को दे सकते हैं। हम रिटर्न नेम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, जिससे हमें जो इसका इसेंस है वो समझ आए कि ऐसा क्यों करते हैं हम, और नेम ऐड कर देते हैं। एग्जैक्ट नेम नहीं भेजते हैं। तो अगर मैं नीचे जाके ये नेम एक्सेस ना करूँ, इंस्टेड ऑफ नेम मैं क्या एक्सेस करूँ, obj से गेट नेम, तो मुझे एग्जैक्टली जो नेम है वो तो नहीं पता चलेगा, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर रहा हूँ मैं, बट मुझे जो ये क्लास चाहती है कि मुझे इस वेरिएबल की क्या वैल्यू पता हो, वो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो लेट्स से इसको थोड़ा सा गैप भी दे देते हैं,
तो इसने डायरेक्टली तो मुझे नहीं बताया कि भाई नेम के अंदर क्या था, बट इसने मुझे कुछ रिटर्न किया है। तो ऐसे अब ये आप डायरेक्टली नेम भी कर सकते हो, बट मैं आपको इसेंस बता रहा हूँ कि कोई ज़रूरी नहीं है आपको इसमें नेम ही रिटर्न कराना है, आप इसको मॉडिफाई करके भी रिटर्न करा सकते हो। अगर कोई की भेजनी है आपने तो उसको एनक्रिप्ट करके दे सकते हो। तो आप गेटर के थ्रू जो आपके प्राइवेट वेरिएबल हैं इवन उनको भी एक्सेस कर सकते हो। बट ये पॉसिबल क्यों हो पाया? क्योंकि एनकैप्सुलेशन आपसे ये बोलता है कि आप एक्सेस मॉडिफायर लगाने के बाद उनको रैप कर दो किसके साथ? मेथड के साथ। तो आपने एनकैप्सुलेशन अचीव किया। बट इसेंस क्या है एनकैप्सुलेशन का? कि आप अपने जो वेरिएबल्स हैं उनके जो एक्सेस मॉडिफायर्स लगाए हैं उनके बाद भी थोड़ा और कंट्रोल लेके आ सकते हो। अगर आप सपोज करिए पब्लिक डेटा तो विजिबल होता है, प्राइवेट डेटा के ऊपर भी कंट्रोल लेके आ सकते हो कि ठीक है तुम्हें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ या इसको एनक्रिप्ट करके देता हूँ। तो इस पार्ट को अगर हम कंबाइन करें रैपिंग अप द डेटा विद द मेथड, और जो आपने प्राइवेट वेरिएबल या जो भी वेरिएबल्स आपने बनाए हैं एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करके उनको अगर मैं मेथड के साथ रैप कर देता हूँ, बस उसको एनकैप्सुलेशन बोलते हैं, है ना। अब देखो इवन एक और फीचर है एनकैप्सुलेशन का जिसको हम सेटर बोलते हैं, कि हम एक काम करते हैं इस मेथड की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। वो भी कौन डिसाइड कर रहा है? एक क्लास कर रही है। तो मैं इसका पब्लिक स्कोप बनाता हूँ और लेट से इसको कुछ रिटर्न कराने की ज़रूरत नहीं है, और मैं सेट क्या कर दूंगा? नेम कर दूंगा, और ये यूज़र से ले लेते हैं और लेट से इसका नाम S1 रख लेते हैं, और ये मैं नीचे से भेजूंगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो नेम है ऊपर क्या करें, इसको सीधे S1 कर देते हैं। अब मैं देखो डायरेक्टली तो यहाँ चेंज नहीं कर सकता था, मैं ऐसे तो लिख ही नहीं सकता डॉट नेम इक्वल टू लेट से मैं सुमित बना दूँ इसको, ऐसे नहीं हो सकता। डायरेक्ट तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि नेम क्या है? प्राइवेट है। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। बट ये चीज़ पॉसिबल है कि मैं इस OBJ से क्या करूँ? सेट नेम कॉल करूँ और यहाँ पे बता दूँ कि भाई नेम क्या है? सुमित। तो देखिए मैं प्राइवेट वेरिएबल की इवन वैल्यू भी चेंज कर पा रहा हूँ। बट ये क्यों पॉसिबल हो पाई? तो मैं एक बार इसका जो गेट नेम है वो कॉल कर लेता हूँ। तो एक बार ऊपर कॉल हो गया, इसको कमेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए, जिससे कि हमारा जो फाइनल आंसर है वो सुमित ही आएगा। तो हम इसको देखिए 12,000 इन सुमित। तो मैं प्राइवेट वेरिएबल की इवन वैल्यू भी चेंज कर सकता हूँ। तो थ्रू एनकैप्सुलेशन हम एक्सेस मॉडिफायर एन अगर मेथड को सही से रैप करें तो ये इस टाइप का जो कंट्रोल है कि इवन प्राइवेट वेरिएबल को आप एक्सेस कर सकते हो, उनकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हो। ये सारी जो कंट्रोल है ना क्लास के पास होता है कि वो क्या सेट करना चाहता है। ये जो ऊपर से नेम आया वो उसको कैसे मॉडिफाई करके चेंज करना चाहता है, या फिर जो गेट देना चाहता है वैल्यू वो एज इट इज़ देना चाहता है, या फिर मॉडिफाई करके देना चाहता है। तो ये ऐसे गेटर सेटर अप्लाई करके हम वेरिएबल्स के ऊपर थोड़ा और कंट्रोल और थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने वेरिएबल की जो वैल्यूज़ होती हैं उनको। तो इसी को एनकैप्सुलेशन बोलते हैं, है ना। तो अब हमें जो एनकैप्सुलेशन की जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ आ जाएगी। देखिए एनकैप्सुलेशन इज़ द टेक्निक ऑफ रैपिंग अप द डेटा वेरिएबल विद द कोड टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट। तो यही किया हमने जो हमारे डेटा वेरिएबल थे उनको रैप किया मेथड के साथ। इसेंस आपको आई होप आपको समझ आ गया होगा। इट रेस्ट्रिक्ट्स द डायरेक्ट एक्सेस टू सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कंपोनेंट्स। तो डेफिनेटली इसने हमारी जो ऑब्जेक्ट के सारे कंपोनेंट हैं उनको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया क्योंकि हमने एक्सेस मॉडिफायर लगाए थे, और हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमारा जो एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन है डेटा का वो ना हो डायरेक्ट एक्सेस के थ्रू। एटलीस्ट वो किसको पता हो? वो क्लास को पता हो, है ना। अगर मैं उसको गेट करना भी चाहता हूँ तो क्लास ने बताया, वो सेट करना चाहता हूँ तो वो भी क्लास ने डिसाइड किया, मैं खुद से डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाऊँ। तो काफ़ी हद तक जो कंट्रोल है वो किसके पास रहेगा? वो उस क्लास के पास रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? एनकैप्सुलेशन। सो अगर हम फाइनली कंक्लूड करें कि हमारे एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो एनकैप्सुलेशन को अचीव करने के लिए हमें डेटा को प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड बनाना होता है, फिर उसको रैप करना होता है हमारे कोड के या फिर मेथड के साथ, जिससे कि हमारे पास जो कंट्रोल है उन प्राइवेट वेरिएबल्स का या और बाकी सारे वेरिएबल का गेटर सेटर्स के थ्रू थोड़ा और अच्छे से कंट्रोल आ जाए, कोई एक्सीडेंटल चेंज ना हो वेरिएबल की वैल्यूज़ में। तो ऐसे करके हम एनकैप्सुलेशन अचीव करते हैं। एंड ऑन दी अदर हैंड एब्स्ट्रैक्शन को कैसे अचीव करते हैं? एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए हमें इंटरफेस यूज़ करना पड़ता है, हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करनी पड़ती है, और हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज़ करना पड़ता है। इन तीनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं हम, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड तो दोनों जगह यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐसे करके हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं अपने जावा के कोड में। तो आई होप आपको ये जो डिफरेंस है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आप जावा के ऐसे ही एडिशनल कॉन्सेप्ट जानने के लिए इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे मैंने जावा के एडिशनल कॉन्सेप्ट को बहुत इजी वे में समझाया हुआ है।